हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि इकोनॉमी का चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। दोस्तों, हम पालमपुर की कहानी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से, किस तरह से वहां पे जीवन यापन होता था, किस तरह वहां का विकास था गांव का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पालमपुर गांव में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। दोस्तों, इस गांव की जो सबसे प्रमुख उत्पादन है वो क्या है? कृषि है। दोस्तों, इस गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 150 परिवार वो हैं जो खेती के लिए, जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। और उसी 450 परिवार में 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले, 2 हेक्टेयर से कम, क्या दोस्तों? 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। दोस्तों, हमने क्या समझा कि 450 परिवार में से 150 परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। दोस्तों, हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, जिसकी है गांव की कुल जनसंख्या का। किसकी दोस्तों? अब जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। अब हम इस गांव की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। इस गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। किसका है दोस्तों? गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। इनके घर कैसे थे दोस्तों? इनके घर गांव के कोने में छोटे घर होते थे। क्या होते थे? इनके घर गांव के कोने में छोटे घर होते थे, जो कि मिट्टी और फूस से होते थे। मतलब मिट्टी और फूस के बने होते थे। दोस्तों, आपने कई बार आप गांव जाते होंगे, किसी भी आप गांव में जाते होंगे तो पहले देखा करते थे आपकी कच्चे मकान हुआ करते थे। आजकल तो जाति हो चाहे कोई भी हो, गरीब हो, लेकिन पक्के मकान बनने लगे। लेकिन अधिकतर आप देखा करते थे पहले के जो गांव में मकान होते थे वो कच्चे घर हुआ करते थे। तो उसी संदर्भ में बताया गया है कि जो पहले हर गांव के, मतलब जो दलित या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके घर गांव के कोने में हुआ करते थे और उनके मिट्टी और फूस से बने होते थे। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी कौन? गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब जो पालमपुर गांव है, वहां पे जो उच्च जाति के जो परिवार हैं, वहां पे 80 परिवार रहते हैं। और उनके मकान के बारे में बात करें तो उनके मकान ईंट और सीमेंट के पक्के बने होते हैं। किनके? उन उच्च जाति के जो 80 परिवार हैं, उनके मकान ईंट और सीमेंट के हैं। और वहीं हम दलित या अनुसूचित जाति की बात करें तो उनके मकान कैसे हैं? मिट्टी और फूस के हैं। शिक्षा के लिए, अब पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए क्या क्या है? पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, और यहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी अस्पताल भी है। दोस्तों, आप किसी भी जब गांव में जाते होंगे तो आपने इतना विकास नहीं देखा होगा जितना आपको एक पालमपुर गांव की कहानी में आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है वहां पे? एक हाई स्कूल भी है, 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, 2 स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, एक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी अस्पताल भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि किसी गांव में इतनी सारी सुविधा नहीं देखने को मिली होगी? शायद पहले आपको नहीं देखने को मिली होगी, क्योंकि जिस गांव में शिक्षा के लिए इतनी सारी सुविधाएं कि एक हाई स्कूल भी है, 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी अस्पताल भी है। अब हम पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन की गतिविधियों को देखेंगे। दोस्तों, इस गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती थी। किसमें होती थी? गांव के जो कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती थी। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYV की अब यहां पर यूज होने लगा। दोस्तों, पालमपुर गांव में पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो उपज हो रही थी वो क्या हो रही थी? 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हो रही थी। अब वहीं HYV बीज की सहायता से अब वहीं गेहूं की उपज बढ़कर कितनी हो गई है? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। अब हम यहां यह भी देखेंगे कि पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं दोस्तों? पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। वो जैसे क्या आता है दोस्तों? डेयरी आती है, उसमें दुकानदारी आती है, लघु स्तरीय निर्माण आता है, और वहीं उद्योग और परिवहन एटसेट्रा चीजें आती हैं। अब हमें यह भी देखने को चीज मिल गई कि जो पालमपुर गांव है
वहां का जो आबादी है वो पूरी तरह से कृषि में नहीं लगी हुई है, वहां पर लोग बिना कृषि गैर कृषि कार्य भी करते हैं। जैसे हमने देखा कि डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण और उद्योग, परिवहन इत्यादि। आप देखते हैं कि कहीं किसी गांव में या कहीं भी कितनी ज्यादा आबादी है तो वहां पे कृषि, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी घर में अगर 10 लोग हैं वो कृषि पर निर्भर होंगे दोस्तों। वो साथ ही साथ कुछ लोग डेयरी खोलेंगे, कुछ लोग दुकानदारी, कुछ लोग अपनी किराए की गाड़ी चलाएंगे, जिससे कि वहां की जो आबादी है, अब वहां की आबादी ओनली कृषि और खाने के लिए उत्पाद नहीं करेगी, वहां उनकी भी जो जरूरत की चीज है, उनको दुकान की जरूरत पड़ेगी। जो उस गांव में लोग रह रहे हैं उनको दुकान की भी जरूरत पड़ेगी, उन्हें डेयरी की भी जरूरत पड़ेगी, लघु स्तर निर्माण की जरूरत पड़ेगी, उद्योग की पड़ेगी और परिवहन की भी पड़ेगी। दोस्तों गैर कृषि कार्य वो है जिस पर कृषि पर निर्भर ना होके और भी जो दूसरी चीजें कृषि के अलावा उन पर अपना निर्भरता होती है, उनसे अपनी आय का स्रोत बनाया जाता है, जिस तरह की लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, जो कि हम पालमपुर में देखने को मिला कि हम वहां पर परिवहन, दुकानदारी, इस तरह लोग गैर कृषि कार्य में संलिप्त हैं। उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब जिनकी हमें आवश्यकता है, ऐसी वस्तुओं और सेवाएं का उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकताएं हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि उत्पादन में जो आवश्यक चीजें होती हैं वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो है 4 चीजें। कौन सी दोस्तों? ये 4 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहली जो आवश्यक चीज है हमारी वो है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन में जैसे हमारे पास आ जाता है जल, वन, खनिज की आवश्यकता भी होती है। भूमि में हमें, जब हम कृषि उत्पादन करते हैं तो हमें उसमें जल को भी देखना पड़ता है, हमें जल की आवश्यकता भी होती है। और हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो वहां हमें वन, खनिज की भी आवश्यकता होती है। अब दोस्तों जो दूसरी आवश्यकता है वो श्रम की है। दोस्तों जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं को में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है? जो श्रम में क्या होता है, जो लोग काम करेंगे वो श्रम में आते हैं, और जो कुछ उत्पादन क्रियाओं को शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता की भी आवश्यकता होती है। जिस तरह आप देखते होंगे एक कंपनी होती है, तो एक कंपनी में नीचे लेबर से लेकर हाई पोस्ट तक का व्यक्ति काम करता है, वो अपना श्रम देता है। एक लेबर है जो मशीन पर 8 घंटे 9 घंटे धागे की जो मशीन चल रही है, जो कपड़े फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, या अदर जो कोई दूसरी फैक्ट्री होती है, उस पर जो अपनी लेबर्स जो श्रम देती है, जो नीचे से लेकर जो ऊपर पोस्ट वाले भी, जो जिनका ऑफिस वर्क भी होता है, जो अपना श्रम देते हैं, मतलब जो लोग काम करते हैं, उन शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी जो हमारी तो तीसरा पॉइंट है, भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार होती है? जिसमें उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर, क्या दोस्तों? उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली लागतें, जैसे इमारतें, मशीनें, औजारें आदि की जो आवश्यकता होती है, जैसे इसमें स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल है। क्या है दोस्तों? इसमें स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल है। किस तरह? उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर, दोस्तों हम फिर समझेंगे, उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली लागतें, जैसे इमारतें, औजार आदि। दोस्तों भौतिक पूंजी जिस प्रकार की कोई कंपनी डालता है, कोई फैक्ट्री डालता है या कुछ भी डालता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमें इमारत की भी जरूरत पड़ती है, हमें उसमें मशीन की भी जरूरत पड़ती है, हमें उसमें औजार की भी जरूरत पड़ती है। तो एक फैक्ट्री, आपके आसपास कहीं फैक्ट्री होगी, कंपनी होगी, तो आपने देखा होगा कि उस बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, उसमें मशीनें भी होती हैं, औजार, सब प्रकार की आवश्यकता होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी में हम देखेंगे कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी में हम देखेंगे कि औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीन में अत्यंत साधारण, क्या है दोस्तों? औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि, ये सब हमारे किस में आती है? स्थायी पूंजी में आती है। औजारों और मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, उन्हें क्या होता है? उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहा जाता है। दोस्तों क्या लाइन लिखी यहां पे, फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक
प्रयोग होता है उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक कंपनी का कि जहां बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर बड़े बड़े कई सालों से मतलब जो कंपनियां बनी हुई हैं वहां पर कई वर्षों तक जिस तरह से वहां पर जो मशीनों का प्रयोग हो रहा है, इमारतों का प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारे किस में आती है, वो हमारे स्थायी पूंजी में आती है। दूसरा हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी में। ये हमारी भौतिक पूंजी में हमें दो चीज मिलती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो हमने स्थायी पूंजी में देखा किस प्रकार बड़े बड़े भवन में बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती है, तो हमारे वो स्थायी पूंजी में आती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी की। तो कार्यशील पूंजी में हमें देखने को मिलता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। दोस्तों जिस प्रकार आप देखते हैं कि किसी कंपनी में कुछ भी चीजें बनती हैं, जैसे कि आप खाने की चीजों से लेकर हमारे कपड़े से लेकर हमारे शूज से लेकर बड़ी कंपनियों में जिस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसमें हम क्या बात करते हैं, वो हमारी कार्यशील पूंजी कहलाती है। जिस प्रकार उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या दिया इसमें, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। क्या दोस्तों, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने। क्या दोस्तों, जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पेशों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो हमने कच्चा माल नगद मुद्रा में हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार एक बुनकर को सूत की आवश्यकता होती है, एक कुम्हार को कच्ची मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसी तरह माल की आवश्यकता होती है, और नकद मुद्रा वो हमारा कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो हमारी कार्यशील पूंजी में आती है। और जो उत्पादन के दौरान जो भुगतान होता है, जो उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने को लेकर जो पेशों की आवश्यकता होती है, वो नकद मुद्रा में आती है। तो दोस्तों हमने इस पॉइंट पे पढ़ा, हमने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े हैं। उत्पादन हेतु आवश्यक चीजों में 4 चीजें आवश्यक है, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, खनिज, वन, खनिज की भी आवश्यकता होती है। श्रम में लोग जो काम करते हैं, उत्पादन क्रिया को जो शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी में हमने स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी को पढ़ा, जिस प्रकार औजार, मशीन, भवन जो स्थायी रूप से जो स्थापित होते हैं, वो कच्चा माल और नगद मुद्रा जो कच्चा माल जिस तरह से कच्चे माल को कन्वर्ट कर पक्का माल बनाया जाता है, तो हमें जो पक्के माल में कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसको हमने कच्चा माल कहा। और नगद मुद्रा में जो हमारे भुगतान करने और जरूरी माल खरीदने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है उसको हमने कार्यशील पूंजी कहा। दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक चौथी आवश्यकता भी होती है, वो है मानव पूंजी। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे मानव पूंजी कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से हम समझेंगे, उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम मानव पूंजी कहा जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे बाजार की। तो उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए, किसके लिए दोस्तों? प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक आवश्यक तत्व है। क्या है दोस्तों? उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी एक तत्व है। मतलब दोस्तों क्या होता है, जो उत्पादित जो वस्तुएं हुई, अब मार्केट में लोग उससे बेचने निकले, तो उनके जो बीच लोगों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है वो भी एक आवश्यक बाजार में तत्व है। उत्पादन के कारक। अब दोस्तों उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को एक संयोजित करके संगठित होता है, उससे उत्पादन के कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी, मतलब भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, उसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। दोस्तों जमीन मापने की इकाई क्या है? 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर। पालमपुर, अब अगली हम बात करेंगे पालमपुर गांव में कृषि के बारे में। दोस्तों पालमपुर गांव में कृषि का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? कृषि उत्पादन है। दोस्तों क्या है? पालमपुर गांव में जो मुख्य पेशा क्या है? कृषि उत्पादन। यहां पर काम करने वाले लोगों में 75% लोग, क्या दोस्तों? यहां पर काम करने वाले 75% लोगों में जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। मतलब पालमपुर गांव में जो वहां के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है, और वहां पर जो वहां की जो आबादी है, लोग हैं, वो 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। किस पे हैं? खेती पर निर्भर हैं।
अगली हम बात करेंगे कृषि ऋतु के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। क्या है दोस्तों? कृषि ऋतु को अब हम बात करेंगे पालमपुर गांव में। जब हम बात कर रहे हैं भूमि, प्राकृतिक संसाधन, इन सब के बारे में है, तो हम बात करेंगे आप कृषि ऋतु के बारे में। दोस्तों, कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्षा ऋतु, खरीफ की फसल। वर्षा ऋतु में खरीफ, जिसकी अवधि क्या है खरीफ की? जुलाई अक्टूबर के बीच। क्या दोस्तों? जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। इस फसल का नाम क्या है? ज्वार। ये खरीफ फसल में आती है। खरीफ फसल में क्या क्या आती है? ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि। ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि किसमें आते हैं? खरीफ फसलों में। ये कब होती है? वर्षा ऋतु में। और कौन से महीने के बीच होती है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में। ठीक दोस्तों, इसकी अवधि रहती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौन सी दोस्तों? रवि की फसल। रवि की फसल, इसकी अवधि क्या होती है? अक्टूबर से मार्च। क्या होती है दोस्तों? रवि की फसल अक्टूबर से मार्च, जो शरद ऋतु में होती है। इनकी फसल कौन सी है? शरद ऋतु में रवि फसल जो होने वाली है वो गेहूं, सरसों, दालें, आलू आदि, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच होती हैं। ग्रीष्म ऋतु की फसलें जो जायद है, जो अवधि इनकी क्या है? मार्च से जून। क्या है दोस्तों? मार्च से जून। और फसलें कौन से हैं इसमें? फसल तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जी, फूल इत्यादि। मतलब जो पानी वाली चीज हम खाते हैं ना, तरबूज, पपीते, सब ये सब कौन सी है? जायद जो अवधि कब है? मार्च से जून, मतलब ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें। दोस्तों, हमने देखा पालमपुर गांव में बिजली का एक अच्छा स्रोत है। बिजली के होने से वहां पर जो पानी की जो सिंचाई की मात्रा है वो भूमि पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था में सुधार हुआ है। अब व्यवस्था में, सिंचाई की व्यवस्था में सुधार होने से वहां के जो किसानों को अब दोनों ऋतुओं में फसलें को मिल रही हैं, खरीफ और रबी की फसलें। अब दोनों फसलें वो लगा पा रहे हैं, दोनों ऋतु की फसलें वो उपज कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? बिजली के अच्छे होने से। और बिजली के अच्छे होने से पानी की सिंचाई बहुत अच्छी हो रही जमीनों में, और जमीन की सिंचाई व्यवस्था में सुधार होने से खरीफ और रबी की फसलें, दोनों ऋतुओं की फसलें किसान लोग करने लगे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पालमपुर गांव में बहुविध फसल प्रणाली की। दोस्तों, एक ही भूमि के टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली क्या है दोस्तों? ये बहुविध फसल प्रणाली क्या है दोस्तों? एक ही टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। मतलब भूमि के एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल, क्या है दोस्तों? एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक ही भूमि के टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे ये सामान्य प्रणाली है। और एक ही वर्ष में किसी भूमि पर, मतलब जमीन का कोई एक टुकड़ा है, मतलब 1 एकड़ या 1 बीघा जमीन है, उस पर किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल करने पर, मतलब एक से ज्यादा फसल करने को हम क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। पालमपुर में सभी किसान, अब क्या हो रहा है? पालमपुर गांव में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। क्या करते हैं आप दोस्तों? इधर आपको समझ में जाएगा एग्जांपल में। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें पैदा करते हैं, और कई किसान तो तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। क्या है दोस्तों? एक ही जमीन के टुकड़े पर कुछ लोग तो मतलब कम से कम 2 मुख्य फसलें तो पैदा करते ही हैं, और यहां के जो किसान हैं, यहां के कई किसान हैं, वो तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे खेती करने के तरीके। इसमें खेती करने के तरीकों में 2 तरीके हैं। एक पहला था एक परंपरागत कृषि, और एक दूसरी थी आधुनिक कृषि। दोस्तों, हम बात करते हैं परंपरागत कृषि की, तो हम देखते हैं कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था। उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसमें होती थी? परंपरागत कृषि में। उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर। दोस्तों, ट्रेडिशनल जो कृषि होती थी उसमें उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम कोई केमिकल या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था। उस टाइम क्या होता था? उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, ट्रेडिशनल कृषि में हम देखा करते हैं कि हल का प्रयोग किसान जो करते थे उस टाइम हल का प्रयोग करते थे। आज के टाइम पे क्या है? ट्रैक्टर, जुताई के लिए ट्रैक्टर वगैरह, है ना, कि उस टाइप की बहुत सारी मशीनें हैं जो हल का काम कर रही हैं। अब सिंचाई के लिए दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई के लिए क्या होता था? सिंचाई के लिए होता था कुआं, नदी, रहेट, तालाब से सिंचाई। दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि सिंचाई के लिए कुआं का यूज करते थे, नदी का उपयोग करते थे, रहेट और तालाब से सिंचाई का और नहर का उपयोग किया जाता था। आज के टाइम पे आज जो आधुनिक कृषि है पालमपुर में, आधुनिक कृषि में क्या यूज होने लगा है? कृषि में अधिक उपज वाले HYV का
प्रयोग होने लगा है। क्या होने लगा दोस्तों? HYV का प्रयोग होने लगा है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होने लगी है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होने लगी है। क्यों होने लगी है? क्योंकि अब रासायनिक खाद का और कीटनाशक का प्रयोग होने लगा है। पहले क्या होता था? परंपरागत कृषि में हमने देखा कि उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, तो उस टाइम क्या है, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आधुनिक कृषि में अब खाद के लिए क्या करने लगे हैं? रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे हमारी जमीन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होने लगी है, क्योंकि उसका जल स्रोत, जमीन का पानी जल स्रोत कम होते जा रहा है। अब इसमें हमने क्या किया है? मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, चाहे वो हमारी सिंचाई के लिए हो, चाहे हमारी जुताई के लिए हो, उन सब के लिए हम ज्यादा से ज्यादा और उत्पादन करने के लिए हमने क्या करा? हमने ये करा कि मशीनों का प्रयोग करने लगे। नलकूप और पंपिंग सेटों का द्वारा सिंचाई होने लगी। पहले क्या होता था दोस्तों? कुओं, नदी और नहर और तालाब से सिंचाई हुआ करती थी, और आज वहीं आधुनिक कृषि में नलकूप और पंपिंग सेटों के द्वारा सिंचाई होने लगी, जिससे कि जो फसलें हैं, एक साल में अब जो पहले एक समय में एक टाइम पे एक ही फसल हुआ करती थी, आज किसान लोग कम से कम 2 फसलें और ज्यादा से ज्यादा 3 फसलें तो कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आधुनिक कृषि में हमने देखा कि HYV का प्रयोग होने से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होने लगी, फिर रासायनिक खाद और कीटनाशक प्रयोग भी होने लगा, मशीन का प्रयोग होने लगा, और नलकूप और पंपिंग सेटों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सिंचाई होने लगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति की दोस्तों 1960 के दशक के अंत में, कब दोस्तों? 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों मतलब HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। किसने सिखाए दोस्तों? हरित क्रांति ने। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। दोस्तों हो क्या रहा था? ट्रेडिशनल खेती से उपज कम हो रही थी। अब HYV 1960 के हरित क्रांति के बाद क्या हुआ? HYV के द्वारा गेहूं और चावल की उपज ज्यादा से ज्यादा होने लगी। हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर पड़े प्रभाव। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़े। तो हम ये देखते हैं कि हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को ज्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा चावल और गेहूं की खेती करने के तरीके सिखाए। किसकी? चावल और गेहूं की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत, दूसरा पॉइंट हमें यह भी मिलता है कि परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। क्या हुए? परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज वाले बीजों सिद्ध हुए। यानी कि हम जो ट्रेडिशनल बीज देख रहे थे उनकी तुलना में HYV जो बीज है वो उससे अधिक उपज होने लगी, उससे किसान समृद्ध होने लगे। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। कब किया दोस्तों? 1960 की हरित क्रांति के बाद से किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वरना ट्रेडिशनल खेती में पहले लोग हल का उपयोग किया करते थे, बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे, बैलों का उपयोग किया करते थे। अब क्या होने लगा है? ट्रैक्टर का यूज होने लगा है। दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया। इससे पहले ट्रेडिशनल खेती में मतलब परंपरागत जब कृषि हुआ करती थी उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। हमने पहले पढ़ा कि उस टाइम गोबर की जो खाद हुआ करती थी, जो उससे खाद बनती थी, उसका उपयोग किया जाता था, ना कि रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ करता था। अब क्या होने लगा है? रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। क्या किया दोस्तों? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू हो गया। तो दोस्तों हमने हरित क्रांति के बारे में यह पढ़ा कि 1960 के दशक के बाद से भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सीख गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल की खेती और उपज होने लगी। उससे क्या हुआ? किसान समृद्ध हुए, और फिर किसानों ने खेती के लिए बैलगाड़ी और हल की जगह ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग करने लगे और प्राकृतिक संसाधनों का साथ ही साथ उपयोग करने लगे। हमने ये देखा कि रासायनिक खादों से फसल की पैदावार ज्यादा से ज्यादा उपज अच्छी होती थी और फसल सुरक्षित हुआ करती थी। हरित क्रांति से हमारी मृदा को कितना नुकसान होता है, तो चलिए जानते हैं। पहला है रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी है। क्या होने लगी दोस्तों? रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी है। क्या होने लगी है? मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी है।
दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भूमि जल के अति प्रयोग से, मतलब मतलब मिट्टी के जो जल से अति प्रयोग से भूमि जल स्तर गिरने लगा है। क्या होने लगा है? ज्यादा जल का उपयोग करने से भूमि जल गिरने लगा है। रासायनिक उर्वरक, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो रासायनिक उर्वरक हम खेतों में डालते हैं, फसलों पे डालते हैं, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, वो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो जल को दूषित कर देते हैं अगला पॉइंट है, ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, जो मिट्टी के लिए उपयोगी है। मतलब ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के लिए योग्य नहीं रहती, पर हमें दूसरा साइड यह भी देखने को मिलता है कि ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को तो नष्ट कर देते हैं, जो मिट्टी के लिए उपयोगी है, पर उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के लिए योग्य नहीं रहती है। क्या नहीं रहती दोस्तों? उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के लिए योग्य नहीं रहती। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण, दोस्तों अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। क्या हुई दोस्तों? अधिक उपयोग, मतलब अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर कम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अतिरिक्त हरित क्रांति के बाद से जो हमारा रासायनिक ये सब हम लोग छिड़काव करने लगे, उससे जो भूमि जल है वो धीरे धीरे कम होता गया, और हम नलकूपों का सिंचाई का उपयोग करने लगे। इनके अधिक ज्यादा उपयोग करने से भूमि का जल स्तर जो है कम हो गया और प्रदूषण भी बढ़ गया। क्या हो गया दोस्तों? भूमि जल स्तर कम हो गया और प्रदूषण भी बढ़ गया। दोस्तों पालमपुर में भूमि का वितरण किस प्रकार है, वो भी हम देखने को मिलेगा। हमें देखते हैं कि पहले पॉइंट में पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? भूमि नहीं है। पालमपुर में 40 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जो अधिकांशता कौन है? दलित है। जो कौन है दोस्तों? अधिकांशता दलित है। दूसरे पॉइंट हमें यह बताता है 240 परिवार जिनके पास भूमि है, किसके पास? 240 परिवारों के पास जिसके पास भूमि है, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़े पर खेती करते हैं। कौन करते हैं? 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं। अगला पॉइंट जो है, भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। किसको नहीं होती है? किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, क्योंकि 2 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर ये खेती करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों, कौन दोस्तों? पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार कौन से हैं? पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक, कौन? जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कौन करते हैं? अब आपको पालमपुर गांव की कहानी में आपके पास सीधा सिंपल ये कि 450 परिवार रहते हैं। उसमें से एक तिहाई परिवार जो 150 परिवार है, मतलब 450 परिवार में से 100 मतलब एक तिहाई जो भाग है वो है 150 परिवारों का। 150 परिवार कौन है? वो दलित लोग हैं। अधिकांशता कौन है? दलित लोग हैं, जिनके पास क्या नहीं है? भूमि नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? भूमि नहीं है। अब हमने 150 परिवारों की बात की, अब उसमें से करते हैं 450 में से 240 परिवारों की पास जिनके पास भूमि है, उनके पास भी क्या है? 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल वाली जमीन है। क्या है? 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों की जमीन है, पर उन पर खेती, जो 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर वो खेती करते हैं। क्या करते हैं? 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के इस टुकड़ों पर जो ज्यादा पर्याप्त आमदनी, मतलब इन लोगों को ज्यादा आमदनी नहीं होती। किनको नहीं होती है? जो 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल टुकड़ों पर करते हैं, उनको आमदनी होती नहीं है। अब होती किसको है आमदनी? जो पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के जो 60 परिवार बचे हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर भूमि करते हैं। क्या करते हैं? जो 60 परिवार हैं वो 2 हेक्टेयर से भी अधिक ज्यादा जमीन पर खेती करते हैं।
कुछ नेक्स्ट पॉइंट, कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। क्या है दोस्तों? कुछ बड़े किसान जो हैं उनके पास क्या है, 10 हेक्टेयर से या इससे भी अधिक भूमि है। अब हमारे पास सिंपल सा आपको ये याद रखना है, 450 परिवार है, जिसमें से 1/3 भाग ऐसा है 150 परिवारों का जो कि दलित है, उनके पास कोई भूमि नहीं है। अब जो 240, उनमें से अब 240 परिवारों की बात करते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम टुकड़े वाली जमीन है, जिन पर पर्याप्त आमदनी उनके परिवारों को नहीं होती है। ठीक है, अब बचे उनमें से कुछ 60 परिवार कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज्यादा भूमि है। क्या है दोस्तों? 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं, जो कि 60 परिवार ऐसे हैं। दोस्तों पालमपुर में कुछ ऐसे बड़े किसान हैं। कौन है ऐसे बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक की भूमि है? किनके पास है? कुछ बड़े किसान हैं, मतलब 450 परिवारों में से कुछ ऐसे बड़े परिवार हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा अधिक की भूमि है। तो वो उनका काम क्या है? अब जिसके पास बड़ी भूमि है वो गांव के रईस साहूकार लोग हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष। किसका दोस्तों? पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष। अभी तक तो हमने बात की कि जो 540 परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास कुछ के पास भूमि है तो वो 2 हेक्टेयर से कम है, जिन टुकड़ों पर उनके परिवारों को आमदनी होती नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं, उनके पास जो बड़े परिवार हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन है, लेकिन वो कुछ परिवार हैं। अब हम बात कर रहे थे पालमपुर में गांव में भूमिहीन किसानों के संघर्ष के बारे में। तो भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है। क्या है दोस्तों? मजबूर है। कौन है दोस्तों जो दैनिक मजदूरी, जो डेली जो मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है? कौन है? भूमिहीन किसान, जिसके पास जमीन नहीं है। वो कौन है? दलित है। दूसरी बात हम ये करते हैं, उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ रहा है। उन्हें हर दिन उनके लिए जो रोजी रोटी है उनके वो काम पर ही निर्भर है। जब वो आज अगर खा के सोएंगे तो कल सुबह उठ के फिर उनको काम पे जाना है, क्योंकि किस पे? अपनी खेती पे नहीं जाना है, किसी और के यहां श्रम देने, और उसके बदले उनको जो पैसा मिलेगा, जो अनाज मिलेगा, उससे उनकी हर दिन की रोजी रोटी चलेगी। तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम वेतन 115 रुपए। क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा अप्रैल 2011 में जो न्यूनतम जो वेतन रखी गई है वो 115 रुपए गई है मजदूरी के बदले, लेकिन इन्हें कितने रुपए मिलते हैं? लेकिन इन्हें सिर्फ 80 रुपए ही मिलते हैं। कितने मिलते हैं? लेकिन इससे सिर्फ 80 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा 115 रुपए 2011 अप्रैल से निर्धारित है, लेकिन इन्हें कितने मिलते हैं? मजदूरों को मजबूरन इन्हें 80 रुपए लेना पड़ता है। दोस्तों अगले पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि खेतीहर श्रमिकों में अधिक प्रतिस्पर्धा, मतलब अधिक स्पर्धा के कारण लोग कम वेतन में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा परिवार हैं उनके पास कोई भूमि नहीं है। अब उनके जब उनके पास कोई भूमि नहीं है तो स्पर्धा, मतलब कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब जो लोग जाते हैं अपना अपना रेट बता देते हैं। ठीक है, तो मजबूरी में 80 रुपए में ही उनको अपना घर, अपनी वेतन लेना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है उस 80 रुपए में, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो परिवार है वो भूमिहीन है, उनके पास कोई आमदनी के लिए कोई वजह नहीं है, मतलब ना खेती है, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, तो वो सब अपना श्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए 80 रुपए में राजी हो जाते हैं। अगला ये है खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण। किसके कारण दोस्तों? कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। अब जो दोस्तों जो खेतीहर श्रमिक लोग हैं वो क्या करते हैं? साहूकार वगैरह से कर्ज ले लेते हैं। वो जिनके पास 1 बीघा या आधा बीघा या 2 बीघा, या मतलब 2 बीघा से कम ही रहती है, वो 1 बीघा लोगों के यहाँ दूसरों के अपने खेतों में मजदूरी करने चले जाते हैं। अब उनसे क्या होता है, ये लोग कर्ज ले लेते हैं, और ये साहूकार वगैरह क्या होते हैं, धीरे कर्ज इतना बढ़ा देते हैं कि वो जो 1 साल अगर 1 बीघा खेती भी की है तो वो जितना एक बीघा खेती में उसने जितना भी उपज की है, जितना उसने कमाया है, वो पूरा उसका कर्ज देने में निकल जाता है। तो दोस्तों खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे पालमपुर के दुकानदारों के बारे में। वो किस तरह अपनी दुकान चलाया करते थे, कहां से सामान लाया करते थे और कहां बेचा करते थे। तो हम पहला पॉइंट हमारा है, दुकान पर प्रतिदिन की वस्तुओं को थोक रेट पर खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। मतलब थोक रेट पर शहर से लाया करते हैं और गांव में बेचा करते हैं। दूसरा पॉइंट है, पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। मतलब
पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहां तक कि कुछ कपड़े भी ये लोग बेचते हैं। क्या है? पालमपुर के गांव में छोटे जनरल स्टोर ही आपको मिलेंगे जिसमें चावल, गेहूं, चाय, तिल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहां तक कि कपड़े भी ये लोग बेचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं अपने घर के एक भाग में ही छोटी दुकान खोल लेते हैं। क्या करते हैं? ये एक छोटी दुकान खोल ली है। वस्तुओं के साथ साथ ये लोग खाने की चीजें भी बेचते हैं। क्या करते हैं? खाने की चीजें भी बेचते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है। कृषि का अर्थ होता है खेती करना, खेती करके ही अपनी आजीविका चलाना। और कृषि, गैर कृषि का मतलब यह होता है कि खेती नहीं करना, मतलब बिना खेती के आमदनी कमाना। वो चाहे दूसरा कोई सा भी काम हो, चाहे वो दुकान का हो, दूध डेयरी का हो, दूध बेचने का हो, खनन कार्य हो या हस्तशिल्प आदि, कोई भी काम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अलावा दूसरे कार्य करते हैं। मतलब पालमपुर में काम करने वाले लोग 25% जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? कृषि के अलावा दूसरे काम करते हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कोई दूसरी श्रम का वाला काम हो, लेबर वाला काम हो, है ना। तो पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अलावा दूसरे काम भी करते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे पालमपुर में मुख्य गैर कृषि क्रियाओं की। जैसे गैर कृषि में डेयरी है। डेयरी में क्या है? पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते हैं। क्या दोस्तों पालते हैं? भैंस पालते हैं। और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में, जहां दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खुला हुआ है, वहां ये लोग बेच देते हैं। क्या है दोस्तों? पालमपुर के गांव के लोग भैंस पालते हैं और दूध को निकट के एक बड़े गांव रायगंज है, जहां दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खुला हुआ है, वहां इनको दूध को बेच दिया करते हैं। दूसरा पॉइंट है गैर कृषि का लघु स्तरीय विनिर्माण। पालमपुर में भी निर्माण कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है और गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं? विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कुटीर उद्योग की। तो कुटीर उद्योग भी गैर कृषि उद्योग है, जो कि गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी है। क्या दोस्तों? गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी है और ये मशीनें बिजली से चल रही हैं। ये मशीनें बिजली से चलाई जा रही है, जबकि आपने भी देखा हुआ कि लोग हाथ से भी चलाया करते हैं, जबकि वहां गांव में बिजली से मशीनें चल रही हैं। वो खरीदे हुए गन्ने का गुड़ बनाकर, और क्या कर रहे हैं किसान जो गैर कृषि कार्यों में लिप्त हैं, उन्होंने क्या किया है कि खरीदे हुए गन्ने का गुड़ बनाकर व्यापारियों को बेचते हैं। क्या करते हैं? व्यापारियों को बेचते हैं। अब बात करेंगे व्यापार कार्य की। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो चावल, गेहूं, चाय, तेल, साबुन आदि जितनी भी जनरल स्टोर वाली चीजें हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? शहर से खरीद कर ला रहे हैं थोक में, और गांव में लाकर ये लोग बेच रहे हैं। जैसे कि कॉपी, पेंसिल, है ना, जो भी जरूरत की चीजें हैं, ये लोग वहां से शहर से व्यापार कार्य वाले लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार जो काम कर रहे हैं वो अपनी दुकानों में थोक के रेट में लेके आ रहे हैं वहां से, शहरों से, और गांव में बेच रहे हैं। परिवहन, अब गांव में, पालमपुर गांव में रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर आदि की लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, जिसको किसी खेत की जुताई करना है तो अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा है, बदले में वो पैसा ले रहा है। या किसी को शहर तक जाना है तो अपनी कार से ले जा रहा है, जीप से ले जा रहा है। ठीक है, उसी तरह रिक्शा, अब दूसरे शहर जाने के लिए, गांव जाने के लिए, आसपास गांव जाने के लिए अब लोग रिक्शा भी लेने लगे हैं, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। परिवहन का उपयोग होने लगा है। कहां? पालमपुर में। प्रशिक्षण सेवा की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर केंद्र खुला हुआ है। यहाँ पर जिसके पास डिग्री है वो पढ़ाने का वहाँ पे काम कर रहा है, वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और गांव के जो आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्र कंप्यूटर से शिक्षित हो रहे हैं। दोस्तों, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की हम विशेषताएं जानेंगे।
क्या है, तो सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल होने लगा है। क्या होने लगा है दोस्तों? सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल होने लगा है। पारिवारिक श्रम द्वारा घरों में काम करने लगे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, श्रमिकों को भी कई बार किराए पर रखा जाने लगा है। श्रमिकों को भी कई बार किराए पर रखा जाने लगा है। दोस्तों, कम लागत पूंजी में इनका काम हो रहा है और कम समय में इनका माल तैयार हो रहा है, मतलब ये लोग कम समय में माल को तैयार कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का और इस चैप्टर का दी एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में।